आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूं जीएस पेपर 1 के बारे में। जीएस पेपर 1 में 3 हिस्से हैं। एक को हम लोग इतिहास बोलते हैं, एक को हम लोग भूगोल बोलते हैं और एक को हम लोग सामाजिक मुद्दे यानी सोशल इश्यूज बोलते हैं। सोशल इश्यूज मेरे लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं यहां से अपनी बात शुरू करता हूं। जब मैं अभी 2022 का जो बैच शुरू करूंगा मेंस का, जो इस एंड में है और इस मंथ के, वहां से जब मैं शुरू करूंगा तो मैं सबसे पहले सोशल इश्यूज ही पढ़ाता हूं। क्यों पढ़ाता हूं ये जानना बहुत जरूरी है। अब हमारे इस सेगमेंट का नाम है, जिसको हम लोग सिलेबस में बोलते हैं, इसको बोलते हैं सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, यानी भारतीय समाज के, वर्ड है भारतीय समाज के महत्वपूर्ण बिंदु, यानी कि उसकी विशेषताएं। अब जब हम विशेषताओं की बात करते हैं तो हम कभी भी बात ये नहीं करते हैं कि ये निगेटिव है। निगेटिविटी भी एक विशेषता है और पॉजिटिविटी भी एक विशेषता है। समाज को किस रूप में देखना है ये सिलेबस आपसे कहता है, क्योंकि आप किसके लिए काम करोगे? इस समाज के लिए काम करोगे। आप के लिए चैलेंज कौन लेकर आएगा? ये समाज लेकर आएगा। उस डीएम का जो सस्पेंशन हुआ था वो समाज के ही तत्वों के माध्यम से हुआ था। आपके ऊपर दबाव कौन बनाएगा? समाज बनाएगा। आप किसके लिए संघर्ष करते हुए नजर आओगे? भूख के लिए किसके लिए लड़ोगे? इस समाज के व्यक्ति के लिए लड़ोगे। किसकी गरीबी दूर करने के लिए लड़ोगे? इस समाज के व्यक्ति के रूप में लड़ोगे। किसको शिक्षा के लिए आप लड़ोगे? इस समाज के ही व्यक्ति के लिए लड़ोगे। इस सोसाइटी, इस समाज की समझ तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। जब हम बात करते हैं भारतीय समाज, इसका मतलब वो तुमसे कह रहा है एक स्पेसिफिक समाज। अमेरिका का समाज अलग है, ब्रिटेन का समाज अलग है, इंडोनेशिया का समाज अलग है, भारतीय समाज। तो यानी सबसे पहले एक समग्र रूप से भारतीय समाज को समझने की कोशिश करो। ये इंडियन सोसाइटी है क्या? क्या भारतीय समाज एक यूनिट है या भारतीय समाज प्याज की परतों की तरह है? मैं जहां तक समझ पाया हूं भारतीय समाज को, भारतीय समाज प्याज की परतों की तरह है। प्याज की परतें जो होती हैं, लेयर्स ऑफ ऑनियन, वो एक परत के अंदर दूसरी परत छुपी होती है। जब हम एक राष्ट्र के रूप में, हम भारतीय के रूप में अपने आप को देखते हैं तो हमें धर्म का विभाजन, भाषा के विभाजन, क्षेत्र के विभाजन, जातियों का विभाजन, आज इतनी बड़ी बात हो गई कि एक जो है ओलंपिक की हॉकी की खिलाड़ी जिसने हमारी महिला टीम को इतना गौरवान्वित किया, एक जो है वो कड़ी लड़ाई में, एक खेल है, खेल हार और जीत दो ही आयाम होते हैं, और हम चौथे नंबर पर विश्व में आए, हम विश्व में चौथे नंबर पर, और हमारी भारतीय खिलाड़ी को एक जातिगत आरोप का सामना करना पड़ा। अभी आपने जो है वो पढ़ा होगा, या हो सकता है कल सुबह के न्यूज़पेपर में आप पढ़ें अगर अपडेट हुए होंगे, कि हमारी उस हॉकी की खिलाड़ी, हमारी टीम हार गई लेकिन हमने दिलों को जीता। सबने कहा कि एक खेल है, हम जो है वो सबको हराते हुए लास्ट में हम ग्रेट ब्रिटेन से हार गए, लेकिन फिर भी हम जो है वो पहुंचे वहां तक। हमने एक लड़ाई लड़ी और हमारे एक खिलाड़ी को, एक जो पूरे देश के लिए लड़ा था, उस खिलाड़ी को बोलना पड़ा कि हम एक खिलाड़ी हैं, हम राष्ट्र को रिप्रेजेंट, मुझे किसी भी कास्टिज्म में, मुझे किसी भी जाति में मत बांधिए। खिलाड़ी की जाति नहीं होती, खिलाड़ी राष्ट्र के लिए खेलता है, अपने झंडे के लिए खेलता है, वो उसके लिए लड़ता है। जीत और हार इस खेल का हिस्सा होता है। कोई जीतता है तो कोई हारता है। हमें लगातार प्रेरणा लेनी पड़ती है, ऐसा ही सब कुछ होता है। लेकिन समाज है, आज आखिर उस खिलाड़ी ने जिसने भारत की पहचान को राष्ट्रीय स्तर पर बनाया, वहां तक हम लड़े, हम रजत के लिए, कांस्य के लिए, जब ब्रॉन्ज के लिए लड़े, तो वहां पर हम अगर हार गए, हमारी महिलाएं हार गईं, हमारे प्रधानमंत्री को कहना पड़ा कि हमारी ये महिलाएं जो है, हमारी ये लड़कियां जो है वो पूरे राष्ट्र के लिए प्रेरणा है, कई लड़कियों को प्रेरित करेंगी, उसको भी एक जातिगत टिप्पणी का सामना करना पड़ा। कैसा समाज है? एक तरफ तो एक सेलिब्रिटी एक्टर जो है वो उनकी तारीफ कर रहा है, प्रधानमंत्री तारीफ कर रहा है, और दूसरी तरफ वहां पर हार जाने पर यह समाज उसकी जातिगत टिप्पणी कर रहा है। मुझे आप सोचकर बताइए कि भारतीय समाज को आप किस रूप में देखते हैं? क्या भारतीय समाज वास्तव में एक राष्ट्र के रूप में, एक सामाजिक रूप में यह माना जाता है, या इसके अंदर कुछ बहुत ही बारीक परतें हैं जहां पर बहुत सी विरोधाभास भी छुपे हुए हैं? यह विरोधाभास महिला और पुरुष का हो सकता है। पुरुष को पढ़ने का मौका मिलता है, हो सकता है महिला को ना पढ़ने का मौका मिलता हो। पुरुष को किसी भी समय आने और जाने की छूट मिल सकती हो, लेकिन अंधेरा होने के बाद कई महिलाओं को घर से बाहर निकलने की छूट ना हो, या उनके लिए खतरे बहुत ज्यादा हो सकता है वो धार्मिक आधार पर, हो सकता है वो राजनीतिक आधार पर, हो सकता है कि वो जातीय आधार पर, महिला और पुरुष के आधार पर, इससे भी कहीं ज्यादा ट्रांसजेंडर होने के आधार पर यह भेदभाव हमें दिखाई पड़ता है। तो सवाल है कि मैं अपने भारतीय समाज को, क्योंकि यह समाज ही मेरे राष्ट्र का निर्माण करता है। राष्ट्र एक भौगोलिक सीमाएं हो सकती हैं, राष्ट्र एक राजनीतिक सीमाएं हो सकती हैं, एक ज्योग्राफिकल बाउंड्री हो सकती है, एक पॉलिटिकल बाउंड्री हो सकती है, लेकिन राष्ट्र की जो जान होती है, राष्ट्र की जो ताकत होती है, वो लोग होते हैं। और अगर लोग अंदर से ही संकुचित हैं, लोगों के अंदर अगर विभाजन है, हम और आप एक ही चश्मे से अपने राष्ट्र को नहीं देख पा रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में क्या राष्ट्र के अंदर विभाजन है? अगर विभाजन है तो हमें उनके कारणों की जांच करनी पड़ेगी, और क्या ये विभाजित लोग, विभाजित विचारधाराएं एक राष्ट्र के रूप में संगठित हो पाएंगे? और अगर ये ताकतें एक साथ संगठित नहीं हो पाएंगी तो क्या हम राष्ट्र को पूरे विश्व के अन्य राष्ट्रों के मुकाबले हम आगे खड़ा कर पाएंगे? एक चीन है जो कभी
1970 तक हमारे साथ चला था, आज आर्थिक रूप से छोड़िए, आज खेलों की ताकत के रूप में भी उसकी तूती बोल रही है। और आज एक भारत जैसा एक राष्ट्र जहां 1 अरब 35 करोड़ है, जाने कितने देशों की जनसंख्या से हम बहुत ज्यादा है, और एक गोल्ड मेडल के लिए हमें जो है वेट करना पड़ रहा है। हम रजत पदक और कांस्य पदकों के माध्यम से हम केवल संतुष्ट हैं। हम कह सकते हैं हमें पदक मिले, लेकिन अगर आप आबादी की तुलना करें, विश्व के क्षेत्रफल की तुलना करें, पूरे विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% हमारे पास है, विश्व की दूसरी सबसे बड़ी आबादी हम हैं, उसके बावजूद भी हमें एक गोल्ड मेडल नहीं मिल पा रहा है। और वहीं ऑस्ट्रेलिया की एक तैराक, ऑस्ट्रेलिया की एक खिलाड़ी उतने पदक अकेले लेकर आती है जहां हमारे कुल पदक नहीं है। हमारे पास यह भी देखना पड़ेगा। तो क्या हमारे समाज की ये विभिन्न परतें, मेरे डिस्कशन को समझने की कोशिश करिएगा, क्या सोसाइटी की ये परतें क्या हमारी चीजों को निर्धारित करती हैं? 1 अरब 35 करोड़ का देश, लेकिन अभी भी जो है वो आज हमारे खिलाड़ी को बोलना पड़ा, आज जो हमारे पहलवान है जिन्हें रजत पदक मिला, उनके पिता को कहना पड़ा शायद अब मेरे घर पर बिजली आ जाए, शायद अब मेरे गांव में 24 घंटे बिजली रहनी पड़े। उसके पिता जो दिल्ली के पास रहने वाले व्यक्ति के गांव में बिजली नहीं उपलब्ध हो पा रही है, यह उसका नेशनल लेवल पे जो है स्टेटमेंट आया है। हमारी पहली खिलाड़ी चानू, उन्होंने कहा कि मुझे आने जाने के लिए ट्रक ड्राइवरों से सहारा लेना पड़ता था। तो हम किस राष्ट्र के रूप में जा रहे हैं, समाज क्या कर रहा है, यह समझना हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है। जब मैं विशेषता सबकी यानी सैलिएंट फीचर की बात करता हूं, तो मैं इसी गहराई से माइक्रोस्कोपिक लेवल पे अपने समाज को देखने की बात करता हूं। लेकिन यह देखते समय मेरा झुकाव किसी भी तरफ नहीं होना चाहिए। ये मेरा झुकाव एक न्यूट्रल होना चाहिए। मैं किसी भी तरफ ना जाकर मैं जो है समाज को समाज के रूप में देखूं, उसको जाति, धर्म, क्षेत्र, इन सब चश्मों से कहीं निकलकर आपसे कहता है कि सैलिएंट फीचर को समझने की कोशिश करो। यही प्रगति है और यही अवरोध है। भारतीय समाज में ये दोनों चरित्र हमेशा मौजूद रहे हैं। यही प्रगति का कारण भी है और यही अवरोध भी है। इस तरह से अगर आप भारतीय समाज को देखते हो तो आपकी समझ इस समाज के मामले में कई गुना बढ़ जाती है। मानते हो? चलें, पहला मेरा क्वेश्चन है, हमें इसको क्यों पढ़ना चाहिए? वाई वी नीड टू स्टडी सोशल इश्यूज? वाई? नंबर 1, आप जो है आने वाले टाइम में एक ऑफिसर बनने जा रहे हो। आपको सीधे सीधे सबसे पहले जिससे आपका सामना होगा वो आपका समाज है, ठीक है, सबसे पहले। और ये समाज में बहुत अलग अलग लोग हैं, बहुत अलग अलग पढ़ते हैं। यहाँ माफिया भी बैठा है, यहाँ जो है नेता भी बैठा है, यहाँ पर वो वृद्ध औरत भी है जो उम्मीद कर रही है कि कोई इसका वृद्धावस्था पेंशन भी दिलाएगा, वो बच्चा भी है, वो बच्ची भी है जो पढ़ना तो चाहती है लेकिन उसकी घर की दहलीज वो लांघ नहीं पा रही है, जिसकी 13 साल में शादी खोजी जा रही है लेकिन उसके मन में आकांक्षाएं हैं, बहुत सपने हैं कि वो भी अपनी जिंदगी जिए, वो भी पढ़े या वो भी सिंगिंग करे या वो अपना कोई काम करे, ठीक है। वो बच्चा भी है जो गरीबी की वजह से पढ़ नहीं पा रहा लेकिन उसकी आंखों में वो हसरत है, वो सपने हैं कि मैं भी एक इंजीनियर, डॉक्टर या एक वैज्ञानिक बन सकता हूं। सवाल है कि आप समाज के इन्हीं लोगों से सीधे सीधे आपका सामना होगा। जितने भी लोग यूपीएससी करना चाहते हैं, जिनकी आंखों में लबास ना पहुंचने के सपने हैं, वो इस सब्जेक्ट को सिर्फ सब्जेक्ट के रूप में ना पढ़ें, वो इसको एक अंतर चिंतन के रूप में पढ़ें कि मुझे किन के लिए काम करना है। और समाज को किसी किताब से नहीं पढ़ा जा सकता। समाज प्याज के छिलकों की तरह होता है। प्याज तुम्हें दिखाऊंगा, तुम कहोगे ये एक आकार में इस तरह है, लेकिन जब प्याज की परतें दर परतें खुलती हैं तो उसमें से आंसू भी निकलते हैं, उसमें से गंध भी आती है। प्याज की परतों के बीच में कुछ पतली पतली झिल्लियां भी होती हैं। तो हमारी समाज में भी कई परतों के बीच में भी परतें पाई जाती हैं। हमारे समाज को इसीलिए हेट्रोजीनियस, हमारे समाज को जो है वो एक बहुत अनेकता में एकता वाला समाज भी कहा जाता है। हम सभी बहुत अनेकता के साथ जुड़े हुए लोग हैं। तो हमारे समाज की जो ये विचित्रताएं हैं, हमारे समाज की जो ये फीचर्स हैं, ये हमें बहुत ही अद्भुत बनाती हैं। भारतीय समाज जो है वो भारत के भूगोल से बहुत ज्यादा प्रभावित होता है। भारत के भूगोल की अगर हम बात करें तो भारत में पर्वत भी हैं, पठार भी हैं, मैदान भी है, रेगिस्तान भी है, तटीय क्षेत्र भी हैं, जनजातीय क्षेत्र भी है, दुर्गम क्षेत्र भी है। हमारे यहां सब कुछ है। और जो भूगोल होता है वो हमारी संस्कृतियों को पृथक करता है। कहीं चावल खाया जाता है, कहीं गेहूं खाया जाता है, कहीं सूती कपड़े पहने जाते हैं, कहीं रंगीन कपड़े पहने जाते हैं, कहीं की चमड़ी मोटी होती है, कहीं का रंग डार्क होता है, कहीं बाल सीधे होते हैं, कहीं आंखें पतली होती हैं, त्वचा का रंग पीला होता है। तो हम अलग अलग विविधताओं के लोग होते हैं। हम अलग बोली बोलते हैं, अलग भाषा करते हैं, हमारे रीति रिवाज त्योहार अलग होते हैं। यानी हमारी सांस्कृतिक पहचान है, हमारी कल्चरल डिफरेंसेस हमारे साथ होती हैं। और जब कल्चरल डिफरेंसेस कहीं एक भौगोलिक क्षेत्र में आकर जमा हो जाते हैं तो समाज की विविधता तय होती है। क्या तय होती है? सोसाइटी की
डिफरेंसेस तय होती हैं, समाज की विविधता तय होती है। इतना विविध समाज, हर समाज के हर तबके के आपकी आकांक्षाएं अलग हैं। अब आप समझ के देखना कि ऑफिसर के रूप में आपकी चुनौती कितनी गंभीर है, कितनी गंभीर और कितनी जटिल है, क्योंकि हर व्यक्ति अलग मांग कर रहा है, हर व्यक्ति एक अलग चाहत कर रहा है। राइट, आपने देखा कि जो हमारी पहली पदक तालिका जिनको मिली चानू को, उन्होंने कहा कि मुझे एक अलग नाम से बुलाया जाता है। वो जिसने राष्ट्र को गौरवान्वित किया, जिसको राष्ट्र की बेटी कहा गया, उसने एक स्टेटमेंट दिया कि मुझे, चूंकि मैं नॉर्थ ईस्ट से हूं, अलग तरीके से दिखती हूं, इसलिए मुझे अलग नाम से पुकारा गया। तो हम हिंदुस्तान के भौगोलिक क्षेत्र में होने के बावजूद, वो क्षेत्र हमारे भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, हमारे ज्योग्राफिकल पॉलिटिकल एरिया के अंतर्गत आता है, उसके बावजूद हम उत्तर भारत के लोग, और वो दिखने में अलग हैं, पहचाने अलग हैं, खान पान अलग है, पहनावा अलग है, रीति रिवाज अलग है, और उसकी वजह से हम एक दूसरे को वैमनस्यता की तरफ से देखते हैं। यानी अगर मैं पॉलिटिकल रूप से देखता हूं तो मैं एक भारत की बात करता हूं, जब मैं समाज के रूप में देखता हूं तो मुझे अलग अलग लोग दिखाई पड़ते हैं, अलग अलग पहचाने दिखाई पड़ती हैं, डिफरेंट आइडेंटिटीज आर देयर, और ये डिफरेंट आइडेंटिटीज हमारी पावर भी है तो हमारे फ्रिक्शन का कारण भी है, हमारे घर्षण का कारण भी है, हमारे टक्कर का कारण भी है। इसीलिए भारतीय समाज को समझना न सिर्फ एक जटिल प्रक्रिया है, साथ ही साथ ये अनवरत प्रक्रिया है। इट इज अ वर्ड ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट, ऑल्सो वेरी कंटिन्यूअस प्रोसेस। आपको लगातार इसकी समझ को बनाए रखने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी दोस्तों। क्लियर है? तो एक ऑफिसर के रूप में आपको इन सभी के साथ डील करना पड़ेगा। समझ में आया कि ये कितना गहरा टॉपिक है और क्यों मैं इसको सबसे पहले पढ़ाता हूं। ये एक टाइम टेकिंग जो है वो सेगमेंट होता है, और आपके लिए कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है, कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कितने सवालों का जवाब आपको यहां मिल जाएगा, और कितने सवाल आपके सामने आकर खड़े हो जाएंगे। एक समय मन चिंतन में चला जाएगा, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, और फिर एक समय सवाल आएगा, हम ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे हैं। इतने बड़े राष्ट्र के रूप में क्या हमारी ये विविधताएं हमारी पॉजिटिविटी है, या ये विविधताएं हमारी निगेटिविटी है? और निश्चित यकीन मानिए कि ये वो ऐसा सब्जेक्ट है जो आने वाले समय में आपको भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय भूगोल के बारे में, भारत के इतिहास के बारे में, भारत की राजनीतिक व्यवस्था के बारे में, यहां तक कि भारत की आंतरिक सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में आपको सबसे मूलभूत आधार कोई देता है तो हमारा समाज देता है। कौन इनोवेशन करता है? समाज के व्यक्ति ही तो इनोवेशन करते हैं। तो मैं इनोवेशन क्यों करूंगा, मैं नवाचार क्यों करूंगा, मैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्यों करूंगा? मेरे ही लोग जो हैं, मेरे ही देश के लोग, वो बंदूक उठा रहे हैं और नक्सलवाद में चले जा रहे हैं। तो आखिर वो क्यों चले जा रहे हैं? वो देश के अगर दुश्मन होते तो सेना को उतार दिया जाता, लेकिन सेना का इस्तेमाल आज तक नहीं किया गया। उनको जो है देश का दुश्मन नहीं कहा गया, उन्हें जो है बाहरी लोग नहीं कहा गया। वो भटके हुए लोग हो सकते हैं, ये भी सरकार ही कहती है। अगर नहीं होता तो भारतीय सेना को उतार दिया जाता, जैसा हम दुश्मनों के खिलाफ उतारते हैं, लेकिन सेना का प्रयोग नहीं कहा जाता। तो इंटरनल सिक्योरिटी को थ्रेट है, नॉर्थ ईस्ट में बहुत सा थ्रेट है। हम जो है वो तमाम तरह के AFSPA लगाते हैं। इसी तरह की हम विश्व के साथ व्यापार क्यों कर रहे हैं? क्यों अमेरिका का बड़े से बड़ा मंत्री भारत आ रहा है? इसको समझने के लिए भारतीय समाज को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। राइट है दोस्तों? चलिए हम आगे बात करते हैं। तो सबसे पहला जो एक टॉपिक है, व्हाट इज सोसाइटी? समाज क्या है? हमारा जो, अगर हमें पढ़ना है, आपको भी अगर खुद से पढ़ना है, सेल्फ स्टडी करनी है, तो आपको समझना पड़ेगा समाज क्या है। व्हाट इज सोसाइटी? राइट। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सोसाइटी? सोसाइटी की परिभाषा की अगर आप लिखते जाओगे तो बहुत अच्छा है, मजा आएगा हमें समझने में। दूसरा, स्ट्रक्चर यानी संरचना कैसी? मैंने कहा ना, ये एक कोई हॉलिस्टिक चीज नहीं है। भारतीय समाज को बहुत से स्टूडेंट गलत मानते हैं, उनको लगता है ये स्ट्रक्चर है, जैसे कि हमारा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है कि हमारी ये बाउंड्रीज हैं, ये पाकिस्तान, ये बांग्लादेश, फलाना फलानी बाउंड्रीज है। नहीं, हम एक समाज एक प्याज के छिलके की तरह होता है, लेयर बाय लेयर अंदर होता है। और कई बार तो मैं इसको मल्टी लेयर सोसाइटी कहता हूं। हमारा समाज एक मल्टी लेयर सोसाइटी है, एक परत के अंदर बहुत सी परतें छुपी हुई हैं। ठीक है, बहुत सी परतें। ये सिर्फ अमीर और गरीब का फर्क नहीं है, ये शहरी और ग्रामीण का फर्क नहीं है, ये महिला और पुरुष का फर्क नहीं है, ये दो धर्मों के बीच का फर्क नहीं है, दो जातियों के बीच का फर्क नहीं है। यहां पर एक ही सेगमेंट में, एक ही जाति के अंदर महिला और पुरुष की स्थिति अलग अलग है, अमीर और गरीब की स्थिति अलग है, यानी हर लेयर के अंदर एक दूसरी लेयर है। यही इसकी कॉम्प्लेक्सिटी है, यही इसकी जटिलता है। क्लियर है? और क्या भारतीय समाज फ्रिक्शन यानी घर्षण को महसूस करता है? घर्षण का मतलब गति का विरोध। जितनी तेजी से हमें जाना चाहिए था, आज आप प्रश्न खुद पूछिए, 1,35 करोड़ से ज्यादा लोग हैं और हम एक गोल्ड मेडल के लिए तरस रहे हैं। हम ओलंपिक में जो है गोल्ड मेडल के लिए, एक एक मेडल्स के लिए हम जो है हाहाकार मचा रहे हैं।
वहीं छोटे छोटे देश आप जब उठा के देखिए, वो धड़ाधड़ जो है वो पदक निकालते चले जा रहे हैं। एक एक खिलाड़ी इतने पदक लेकर आ रहा है। तो आखिर क्या कारण है? क्या हमारे यहां खेलों की संस्कृति नहीं है? हमारे यहां क्या खेलों का, गेम का कल्चर नहीं है? समाज का कौन सा हिस्सा है जो गेम के कल्चर का विरोध कर रहा है? 1 अरब 35 करोड़ लोग, क्या सभी वैज्ञानिक हैं? क्या सभी इंजीनियर हैं? अगर ऐसा होता तो पूरी दुनिया में सारे रिसर्च पेपर हमसे लिखे जाने चाहिए थे। हम कहते हैं हम नहीं पढ़ेंगे, हम जब नहीं खेलेंगे हम रात दिन पढ़ेंगे, तो सारे रिसर्च हमारे पास होने चाहिए थे। तो आज चाइना हमसे ज्यादा पेटेंट क्यों करा रहा है? आज जो है रिसर्च क्यों कर रहा है? नहीं क्या साहब हम उद्यमी बनेंगे तो हम जो है वो सबसे ज्यादा माल आयात क्यों कर रहे हैं? चाइना सबसे ज्यादा दुनिया में निर्यात क्यों कर रहा है? तो ये प्रश्न हमें सोचने पड़ेंगे कि हमारा समाज एक्चुअली में क्या कर रहा है। हम केवल एक बहुत बड़ी संख्या है, जनसंख्या है, या हम लोग ऐसे जागरूक लोग हैं जहां हमारी भावनाओं में, हमारी चेतना में, हमारे थॉट्स में, हमारी अवेयरनेस में हमारा राष्ट्र आता है? या हम केवल छोटी छोटी पहचानों में फंसे हुए हैं? क्या हमारा समाज एक वृहद पहचान यानी भारतीय होने, राष्ट्रीय होने का गौरव ये व्यतीत करता है, ये बात करता है, अनुभव करता है? या हम अपनी छोटी छोटी जातीय, धार्मिक, क्षेत्रीय, भाषाई, ठीक है, ये नॉर्थ इंडियन है, साउथ इंडियन है, द्रविडियन है, ये उत्तर भारतीय, हिंदी भाषी है, क्या हम केवल इसी आधार पर बटे हुए हैं? या हमारे अंदर वो इच्छा शक्ति है कि हम अपनी भावनाओं को राष्ट्र के साथ जोड़कर अपने राष्ट्र को प्रगतिशील करते हैं? प्रश्न आपके सामने है। और इस समय समकालीन रूप में अगर आप देखिए, क्या अगर चाइना, जहां पे हाइट बहुत ज्यादा लोगों की नहीं होती है, चाइना जो 1970 तक भारत के बराबर जो है आर्थिक प्रगति दिखा रहा था, या भारत से कई मामलों में पिछड़ा हुआ था, अकाल का सामना कर रहा था, आज वो खेलों में भी महाशक्ति कैसे बदल गया? क्या वास्तव में केवल कुछ सरकारी संस्थाएं और कुछ स्टेडियम खिलाड़ी तैयार कर सकते हैं, या खेल और खिलाड़ी का कल्चर इस समाज से निकल कर आता है? जो मैं प्रश्न आपको बता रहा हूं, हो सकता है इस बार आपके मेंस के एग्जाम 2022 में जो लोग देने जा रहे हैं उनको इसका सामना करना पड़ जाए, क्योंकि ये एक प्रश्न, इस पूरी विडंबना में हम महिमा मंडन जो कर रहे हैं कि हमें इतने पदक मिल गए, लेकिन इसके बीच में एक दर्द तो है कि एक गोल्ड मेडल अभी तक हमें देखने को नहीं मिला। सवाल यह है, इतने बड़े देश में, जनसंख्या में हम हर छठा इंसान जो है वो भारतीय है, और उसके बाद ये स्थिति हमारे पास, क्या इसका उत्तरदायी केवल खेल प्रशासन हो सकता है? क्या इसका उत्तरदायी केवल सरकारें हो सकती हैं? या समाज को भी यह जिम्मेदारी दिखानी पड़ेगी कि खेल एक संस्कृति के रूप में हमारे समाज में अभी तक अपनी गहराई से पैठ नहीं बना पाया है, नहीं बना पाया है? तो आपको समाज को कई तरीके से समझना पड़ेगा। क्या समाज, जो हमारी संस्कृति होती है सामाजिक, वो हमें फ्रिक्शन पैदा करती है? कोई स्टूडेंट खेलना चाहता है, डांस करना चाहता है, तो क्या समाज उसको रोकता है? ये बात हमें सोचना और समझना पड़ेगा। मेरे डिस्कशन का बेस यही है। जब हम राष्ट्र को देखते हैं तो हमें सबसे पहले अपने राष्ट्र को, हम भारत हैं, हमारी जड़ें बहुत गहरी हैं, हम एक बहुत ही प्राचीन संस्कृति का हिस्सा हैं। और जब संस्कृतियां प्राचीन होती हैं तो सिर्फ हमें तनों की तरफ नहीं देखना होता है, सिर्फ हमें जो है वो उसके स्टेम की तरफ, पत्तों की तरफ नहीं देखना पड़ता है। महान संस्कृतियां अपने जड़ों से पहचानी जाती हैं, बात याद रखिएगा। और भारतीय संस्कृति अगर एक महान संस्कृति है तो इसकी जड़ें भी गहरी होनी चाहिए। बरगद में जो सबसे ताकतवर चीज होती है उसकी जड़ें होती हैं। जड़ें कई बार ऐसा होता है कि वो आसमान तक को छूने लगती हैं, वो ऊपर से नीचे आती हैं, और इतने बड़े वट वृक्ष को सपोर्ट देने के लिए बनियान ट्री को बहुत बड़ी बड़ी जड़ों की मात्रा पड़ती है। तो अगर भारतीय संस्कृति एक विशाल प्राचीन संस्कृति है तो हमें इसकी जड़ों को खोजना पड़ेगा कि इस संस्कृति की जड़ें कहां हैं, और जड़ों में ही उस वृक्ष के मूल चरित्र का पता चलता है। जड़ें जितनी विस्तृत होंगी, जितनी गहरी होंगी, वृक्ष के उतने ही मजबूती के साथ खड़े होने की संभावना बनी रहती है। अगर मैं राष्ट्र को एक जो है वृक्ष के रूप में देखता हूं तो राष्ट्र की प्राचीन धरोहर को यानी कि अपने एंशिएंट कल्चर को मैं रूट्स के रूप में देखूंगा, मैं उसकी गहराई से जांच करूंगा, क्योंकि जड़ों को समझे बिना मुझे इस वृक्ष का चरित्र समझ में नहीं आएगा। अगर भारत एक राष्ट्र है, भारत के राष्ट्र के पुष्प, पल्लव, विविधताएं, जाति, भाषा, क्षेत्र, रंग, रूप, खान पान, यह मेरी अगर विविधता है तो मुझे भारत की जड़ों को समझना पड़ेगा। तो जब भी आप समाज को पढ़ें तो उसके ऐतिहासिक चरित्र को पढ़ने का प्रयास जरूर करें। आप इसके बहुत ही बेहतरीन से आपका सब्जेक्ट आपका हो जाएगा, राइट। तो यानी कि भारत क्या है? एक ऐतिहासिक इकाई है, एक हिस्टोरिकल यूनिट है। हम आज नहीं आए हैं, हम आज अवतरित नहीं हुए हैं, हमारी जड़ें इस संसार में सबसे पुरानी है। और हमने जो कुछ भी सीखा है अपने अतीत के कालक्रम से खींचते हुए सीखा है, तो समाज को समझने के लिए उसका एक बेसिक सेगमेंट आपको ऐतिहासिक इकाई के रूप में देना पड़ेगा, ठीक है। जैसे हम हड़प्पा के बारे में अध्ययन करते हैं। भारतीय समाज एक राजनीतिक इकाई भी है, और राजनीति हमने डेमोक्रेसी, आज हमें पश्चिम कहता है कि तुम डेमोक्रेसी सीखो,
लेकिन हम वो देश थे जिसने गणतंत्र स्थापित किया, रिपब्लिक स्टैब्लिश किया। हमारे यहां सभा और समितियां थी, कभी भी राजा एनार्किस्ट नहीं रहा। अगर आप मौर्य काल पढ़ोगे, किसी भी काल के बारे में पढ़ो, हम एनार्किस्ट नहीं थे। हमारे यहां सभा और समितियां थी। दुनिया हमें ये, पश्चिम हमें सिखा रहा है कि ये लो लोकतंत्र सीखो। अमेरिका आकर कहता है कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र से गला मिला रहे हैं, और हमें यह बताया जाता है कि यही डेमोक्रेसी जो पश्चिम से आया है वही शासन का सबसे एब्सोल्यूट तरीका है। लेकिन भारत को जो समझते हैं, भारत की समाज को, संस्कृतियों को समझते हैं कि भारत ने तो दुनिया को सबसे पहले रिपब्लिक क्या होता है, गणराज्य क्या होता है, गणतंत्र क्या होता है, वो हमने सबसे पहले उन्हें सिखा के भेजा था। तो आपको भारत की राजनीतिक उठापटक को राजनीतिक इकाइयों के रूप में आपको इसको देखना पड़ेगा, भारतीय समाज को। फिर इसके बाद इंडिया इज अ इकोनॉमिक यूनिट। अब आपको समझ में आ रहा होगा, पॉलिटी हम यहां पढ़ते हैं, हिस्ट्री हम यहां पढ़ते हैं, यानी सोसाइटी को जब हम अध्ययन करेंगे तो हम सबको जोड़ लेंगे। इंडिया एज अ इकोनॉमिक यूनिट, यानी भारत एक आर्थिक इकाई के रूप में है। ठीक है, आर्थिक इकाई, जहां पर राजनीतिक इकाई मेरे सामने टैंजिबल है, मुझे अपनी सीमाओं के बारे में पता है, मुझे उत्तर दक्षिण विस्तार पता है कि इंदिरा कॉल और इंदिरा पॉइंट मेरा जो है वो नॉर्थ एंड साउथ पॉइंट है, मेरे पास जो है वो आपका ईस्टर्न पार्ट है, मेरे पास जो है वो वेस्टर्न पार्ट है। लेकिन सवाल है कि आप एक आर्थिक शक्ति को कहां तक देखेंगे। आर्थिक शक्ति जो अमेरिका में बैठा हुआ भारतीय, जो वहां पे सॉफ्टवेयर इंजीनियर कर रहा है, वो भी भारत की आर्थिक शक्ति का हिस्सा है। यानी ये अमूर्त है, इंटेंजिबल है। ये परिवारों से लेकर जो है वो दुनिया के कोने कोने तक भारतवंशी जहां जहां है, जिसके अंदर भारतीय होने का गर्व है, वो जो सऊदी अरब में जाकर कमा रहा है और अपने माता पिता को पैसे भेज रहा है, वो भी भारतीय शक्ति का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। किस रूप में हम परिवर्तित हुए, किस रूप में हम हैं, हम क्या काम कर रहे हैं। हम केवल एक उपनिवेश के रूप में हैं, हम क्या अपने पैरों पर खड़े हो पा रहे हैं। हम अगर जा रहे हैं तो कहां जा रहे हैं। हम एक आर्थिक इकाई के रूप में भी अपने समाज को देखते हैं। आर्थिक इकाई के रूप में हमारा समाज आज के समय में बहुत परिभाषित होता है।